नमस्कार मित्रों, मैं नितेश बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका प्रतिज्ञा पाठशाला के YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि अभी हमारा इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है और आज हमारी वीडियो कौन सी है? आज हमारी वीडियो है वीडियो नंबर 7। और आज हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारा व्यवसायिक ढांचा कैसा था और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारी आधारिक संरचनाएं कैसी थी, मतलब आधारिक संरचना हमारी कैसी थी। आज हम इन दो टॉपिकों पे बात कर रहे हैं और हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट आखिरी पर आ गया है। इसके बाद एक वीडियो और आएगी और हमारा चैप्टर फिनिश। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज का टॉपिक सबसे पहले बात करेंगे हम व्यवसायिक ढांचे पर। किस पे बात करेंगे? व्यवसायिक ढांचे पर। जैसा कि आपको पता है हमारी सारी की सारी वीडियो क्वेश्चन वाइज होती है, तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है आज का, स्वतंत्रता पूर्व यानी कि स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता पूर्व भारत की जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना की प्रमुख विशेषताएं समझाओ। ठीक है, मतलब स्वतंत्रता से पहले जो हमारे अर्थव्यवस्था की व्यवसायिक संरचना थी वो कैसी थी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो हमारे सामने ये खड़ी होती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि व्यवसायिक संरचना का क्या मतलब होता है। तो व्यवसायिक संरचना का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी लोग हैं उनका व्यवसाय क्या है, वो किस व्यवसाय में लगे हुए हैं। और आपको अच्छे से पता होगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे भारत के अंदर जो मैक्सिमम लोग थे वो कहाँ लगे हुए थे? सिंपल सी बात है, वो कहाँ लगे थे? वो कृषि की तरफ लगे हुए थे। किस में लगे हुए थे? कृषि में लगे हुए थे। और बाकी के जो बच गए वो थोड़े बहुत और अप्रोक्स 9% के आसपास औद्योगिक क्षेत्र में लगे थे। किस में लगे थे? औद्योगिक क्षेत्र में लगे हुए थे। तो समझ में आया होगा आपको। एक बार हम आंसर के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या है। आपको पता है, देखो स्टार्ट करते हैं। व्यवसायिक ढांचे से अभिप्राय, इसका मतलब व्यवसायिक ढांचे का मतलब कार्यशील जनसंख्या का। इसका मतलब हमारे पास जो भी काम करने वाले लोग हैं, कार्यशील जनसंख्या का अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि, और द्वितीय क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र मतलब उद्योग, और तृतीय क्षेत्रों में वितरण से है। इसका मतलब जो भी हमारी जनसंख्या है उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो प्राथमिक में लगे हुए हैं, कितने लोग ऐसे जो द्वितीयक में लगे हुए हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो कहाँ लगे हुए हैं? तृतीय क्षेत्र में लगे हुए हैं। ठीक है, इसको तो हम बोलते हैं अपनी व्यवसायिक संरचना या व्यवसायिक ढांचा। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, कृषि व्यवसाय का मुख्य स्रोत कब? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। जब हमें स्वतंत्रता मिली उस समय हमारा जो मुख्य व्यवसाय था, मतलब लोग जो ज्यादातर थे वो कहाँ काम करते थे? तो वो कहाँ काम करते थे? कृषि पर काम करते थे। देखो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय लगभग कितने परसेंट? 72% लोग। इसका मतलब एक बहुत बड़ी मात्रा किस पे डिपेंड थी? कृषि पर डिपेंड थी। ठीक है, कार्यशील जनसंख्या कहाँ लगी हुई थी? कृषि में लगी हुई थी। कहाँ लगी हुई थी? कृषि में लगी हुई थी। देखो बोर्ड की तरफ देखो बेटा, वरना समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, जो यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी एक कैसी अर्थव्यवस्था थी? पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग कहाँ लगे हुए थे? खेती में, कृषि पे लगे हुए थे। ज्यादातर अर्थव्यवस्था में जो लोग थे वो कहाँ लगे हुए थे? कृषि कार्य में लगे हुए थे। ठीक है, आगे देखो, उद्योग व्यवसाय का एक महत्वहीन स्रोत था। महत्वहीन का मतलब उद्योगों का हमारे अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा महत्व नहीं था। क्यों नहीं था भाई? क्योंकि हमारी सारी पॉपुलेशन का केवल 9%, कितना? सिर्फ 9% कहाँ लगा हुआ था? उद्योगों पर लगा हुआ था। ठीक है, समझ में आया। देखो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की कार्यशील जनसंख्या का, जितने लोग काम करने वाले थे, उनका 9% भाग कहाँ लगा हुआ था? निर्माण उद्योग, खनन इत्यादि में लगा हुआ था। या तो वो किसी निर्माण उद्योग में काम करते हैं या फिर किसी खनन उद्योग में काम करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अतः स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, इसका मतलब जब हमें क्या मिली? स्वतंत्रता मिली, जब हमें आजादी मिली, उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी पिछड़ी हुई थी, यह इसका एक प्रमाण है।
क्या प्रमाण है? यह प्रमाण है कि भाई ज्यादातर लोग तो कृषि पर लगे हुए हैं, और वो भी कृषि हमारे पिछड़ी हुई, क्योंकि हम पुराने टेक्निक को यूज करते हैं, और जो बच गए लोग वो उद्योग में लगे हुए हैं जिनका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, आगे देखो, असंतुलित विकास। किसका असंतुलित विकास? हमारे व्यवसायिक ढांचे का असंतुलित विकास। मतलब कैसा असंतुलित विकास? क्योंकि देखो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में कितने परसेंट लोग लगे हुए हैं? 70+ मतलब 72, और द्वितीय क्षेत्र में कितने लगे हुए? केवल 9%। तो क्या दोनों का विकास एक बराबर हुआ? असंतुलित हुआ ना, एक का कम और दूसरे का ज्यादा, मतलब किसी भी एक क्षेत्र का बराबर विकास नहीं हुआ था। क्या हुआ था? असंतुलित था, बैलेंस में नहीं था। देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जब हमें क्या मिली? स्वतंत्रता मिली के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास असंतुलित था। कैसा था? असंतुलित था। आगे देखना, कब कहा जाता है संतुलित? तब कहा जाता है, मतलब बैलेंस में वो तब होगा। कब होगा? जब अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र, कभी कौन कौन से क्षेत्र? तो देखो यहाँ पे लिखा है, बताया था, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये क्षेत्र। ठीक है, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र का समान विकास हो। जब तक समान विकास नहीं होगा तब तक हम उसे संतुलित विकास नहीं कह सकते। और 1947 में स्वतंत्रता के समय हमारा ना तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों संतुलित नहीं था, क्योंकि आपने देख लिया प्राथमिक क्षेत्र में ज्यादा लोग लगे हुए थे। आगे देखो, हालांकि भारत में द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र का विकास अपने शैशव काल में था। अब ये शैशव काल क्या होता है? शैशव काल का मतलब होता है अभी अपने बचपन में ही था, अभी अपने स्टार्टिंग में ही था, इतना ज्यादा महत्व उसका नहीं था, अपने शैशव काल में था। ठीक है, शैशव काल का मतलब समझ में आ गया होगा। अतः निष्कर्ष यह है कि, क्या निष्कर्ष है? निष्कर्ष यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के समय एक तरफ थी। मतलब ये कह सकते हो कि यह निष्कर्ष है कि भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के समय एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। कैसी थी? या फिर एक तरफा थी। एक तरफा का मतलब क्या होता है? एक तरफा का मतलब होता है सिर्फ एक ही तरफ का विकास था, और वो कौन सी तरफ था? वो था कृषि। थोड़ा सा कृषि में थे हम लोग 72%, लेकिन उद्योग हमारे महत्वहीन थे। समझ में आ गया? तो पेपर में क्वेश्चन अगर हमारा ऐसा आता है, वो पूछता है कि व्यवसायिक संरचना कैसी थी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, तो हम बता सकते हैं अब क्लियरली कि भैया हमारे जो कृषि क्षेत्र था उसमें ज्यादा लोग लगे हुए थे। दूसरी बात, जो हमारा उद्योग था वो महत्वहीन था, और तीसरी बात, हमारा विकास जो था वो संतुलित नहीं था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। देखो, अब हम किस पे बात करने वाले हैं? अपनी आधारिक संरचना पे। अब इसका क्वेश्चन कैसा आएगा पेपर में, हमें पहले ये सोचना चाहिए कि कैसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो देखो इसका कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, बना रखा है, ध्यान से देखना। कैसे बनेगा? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, इसका मतलब जब हमें स्वतंत्रता मिली, आपने देखा होगा सारे क्वेश्चन हमारे ऐसे ही चल रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के समय, नीचे क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारिक संरचना का कुछ शब्दों में वर्णन कीजिए। अब हमें किसके बारे में बताना है? अपनी आधारिक संरचना का। फिर ना वो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा सकता है। कौन? एग्जामिनर, क्योंकि वो सीधे सीधे क्वेश्चन तो देगा नहीं, तो उसमें क्या करना है? आपके लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देना है। देखो वो घुमा के कैसे दे सकता है। वो घुमा के देगा, भारत में आधारिक संरचना विकास नीतियों से अंग्रेज अपने क्या उद्देश्य पूरा करना चाहते थे। वो इस क्वेश्चन को पूछे तब भी यही आंसर, इस क्वेश्चन को पूछे तब भी यही आंसर। क्वेश्चन क्या है कि भाई अंग्रेजों ने जो आधारिक संरचनाएं बनाई भी, उससे वो अपने कौन से उद्देश्य पूरा करना चाहते थे। तो सबसे पहली बात तो कि सर आधारिक संरचना क्या होता है, किसे कहते हैं आधारिक संरचना? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, तो पहले इसको समझते हैं आधारिक संरचना किसे कहते हैं। तो आधारिक संरचना का मतलब होता है जिसके बिना हमारे देश का विकास नहीं हो सकता, जो हमारे देश की नींव है। तो आधारिक संरचना को हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। कौन से दो भाग? ध्यान से देखना। एक तो हमने बोला आर्थिक, कि कौन सा भाग है? एक तो आर्थिक आधारिक संरचना, और एक देखो सामाजिक होगी, ये भी सामाजिक आधारिक संरचना। किस पे बात करेंगे? आर्थिक आधारिक संरचना पे और सामाजिक आधारिक संरचना पे। ध्यान से, आधारिक संरचना मतलब जो हमारे देश के विकास की नींव है, और आधारिक संरचना कितने तरह की हो गई? दो तरह की। कौन सी? आर्थिक और सामाजिक। देखो, आधारिक संरचना से अभिप्राय आर्थिक परिवर्तन के तत्व, और आर्थिक परिवर्तन में क्या क्या आ गया? यातायात, संचार और शक्ति, ये सारे के सारे किस में आ गए? आर्थिक में। क्यों? क्योंकि यहां से धन उत्पन्न होता है। देखो ध्यान से,
यातायात, संचार, बैंकिंग और शक्ति के साधन, ये सब किस में आ गए? आर्थिक में आ गए। ठीक है, सामाजिक में क्या क्या आ गया? शिक्षा, स्वास्थ्य। देखो सामाजिक परिवर्तनों के तत्वों में शिक्षा और स्वास्थ्य से है जो देश के विकास तथा समृद्धि में नींव होते हैं। ध्यान से, आधारिक संरचना से अभिप्राय आर्थिक परिवर्तन के तत्वों तथा सामाजिक परिवर्तन के तत्वों से है। कौन से परिवर्तन? जो देश के विकास में नींव का काम करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या ब्रिटिश शासन में जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, क्या उस समय हमारी कुछ आधारिक संरचनाएं बनी थी? तो हाँ बनी थी। देखो बता रहा है कौन कौन सी बनी थी। वो कह रहा है सर रेलवे उन्होंने बनवाई, हमने बोला हाँ ठीक है। सड़क उन्होंने बनवाई, हमने बोला ठीक है। बंदरगाह उन्होंने बनवाए, हमने बोला ठीक है। डाक और तार, डाक का मतलब होता है चिट्ठी वगैरह देखा होगा ना आपने, तो इसी को बोलते हैं। उसकी व्यवस्था उन्होंने करवाई, हाँ सर करवाई। लेकिन आपको पता है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए किया। रेलवे का निर्माण क्यों किया? क्योंकि उन्होंने रेलवे का निर्माण इसलिए किया ताकि वो जो वहां से तैयार माल आएंगे, कहां से लाएंगे? विदेशों से लाएंगे, उसको हमारे देश में कोने कोने तक सस्ते से सस्ते रेटों में पहुंचा सके। इसलिए उन्होंने क्या किया? रेलवे का निर्माण किया। ठीक है सर, दूसरा क्या बनाया बताया उन्होंने? बताओ क्या बताया था बेटा आपने दूसरा? वो कह रहा है सर डाक, डाक उन्होंने संचार, उन्होंने ये क्यों किया? ताकि वो अपने प्रशासन को अच्छे से चला सके। अब उनको अगर किसी को न्यूज देनी है, कुछ भी बताना है शासन चलाने के लिए, तो बिना डाक बिना तार के तो संभव नहीं है। तो इसलिए उन्होंने क्या करा? डाक और तार की सुविधा। अब देखो क्या कह रहा है, हाँ बेटा बोलो। वो कह रहा है कि सर सड़कें क्यों बनवाई? तो सड़कें उन्होंने इसलिए बनवाई ताकि हम वो लोग क्या कर सके, जो भी कच्चा माल है वो कच्चा माल वगैरह जो वो आसानी से सड़कों के माध्यम से बंदरगाह तक लेके जा सके। ठीक है, कितने चालू थे? सड़क बनवाई ताकि कच्चा माल बंदरगाह तक ले जा सके। बंदरगाह बनाया किस लिए? ताकि उसके जरिए कच्चे माल को ब्रिटेन ले जा सके और ब्रिटेन से तैयार माल को इंडिया में ला सके। ठीक है, रेलवे बनवाई किस लिए? ताकि जितने भी दूरस्थ क्षेत्र है इंडिया के अंदर वहां पे वो अपना माल आसानी से ले जा सके। क्लियर हो गया? तो उन्होंने जो आधारिक संरचना बनाई वो भी किस लिए बनाई? अपने फायदे के लिए। तो देखो दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक तो वो बोल रहा था आधारिक संरचना बताओ, तो हमने बता दिया कि ये हमारी आधारिक संरचना थी। और दूसरी तरफ वो बोल रहा है कि अंग्रेजों ने इसको अपने फायदे के लिए कैसे यूज किया। देखो आधारिक संरचना विकास नीतियों से अंग्रेज अपने क्या उद्देश्य पूरा करना चाहते थे? अंग्रेज अपने क्या उद्देश्य पूरा करना चाहते थे? एक बार प्रॉपर आंसर को देखते हैं कैसे लिखना है एग्जाम में। ठीक है, ध्यान से देखो। ब्रिटिश शासन के दौरान, जब ब्रिटिश शासन हमारे ऊपर था, आधारिक गतिविधियां अत्यंत खराब थी। कैसी थी? बहुत ही खराब थी। जिसका अवलोकन निम्न आधार पर किया जा सकता है। किस आधार पे? नीचे पॉइंट्स लिखे हैं। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही मेंशन करके आ रहा है। 4 मार्क्स का है तो 4 में 4 मिलेंगे। हमें 3.5 भी नहीं चाहिए, हमें कितने चाहिए? हमें पूरे 4 आउट ऑफ 4 चाहिए। ठीक है, देखो रेलवे विकास, रेलवे का विकास किया उन्होंने, हाँ सर किया। लेकिन क्यों किया? ब्रिटेन की तैयार वस्तुओं को भारत के आंतरिक भागों में पहुंचाने के लिए। किस लिए? ब्रिटेन की तैयार वस्तुओं को, जो ब्रिटेन ने वस्तुएं तैयार की है उनको भारत के आंतरिक भागों तक पहुंचाने के लिए, ताकि कहां तक पहुंच जाए? भारत के प्रत्येक कोने कोने तक सामान पहुंच जाए के लिए किया। इसका उद्देश्य भारत में क्या था? इसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश उत्पादों के लिए बाजार के आकार को बड़ा करना। मतलब पहले वो सामान अगर बिहार तक लेके जा रहे थे, अब वो सामान कहां तक ले जा सकते हैं? केरल तक, क्योंकि रेलवे आ गई, सस्ते में चला जाएगा, बाजार क्या हो गया? बढ़ गया। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। बंदरगाहों का विकास। ठीक है, बंदरगाह बनाए। क्यों बनाए? तो मैंने बताया आपको पहले, इसलिए किया गया जिससे कच्चा माल ब्रिटेन को निर्यात किया जा सके। कच्चा माल आराम से बंदरगाह तक ले जाओ और बंदरगाह में पानी के जरिए, मतलब जहाजों से उसे कहां ले जाओ? ब्रिटेन ले जाओ। ठीक है, क्या कह रहे हो? वो कह रहा है सर अंग्रेज बड़े चालू थे। हाँ बेटा अंग्रेज बहुत चालू थे। ठीक है, देखो आगे। ब्रिटेन की बनी वस्तुओं को देश में आयात किया जा सके, ताकि जो जहाज ब्रिटेन तक जाएगा कच्चा माल लेके, वही जहाज सामान लेके इंडिया के बंदरगाहों तक आए और उसको हम क्या कर सके? सामान को आसानी से देश के अंदर बेच सके। ठीक है, डाक और तार का विस्तार किया। हाँ सर किया। क्यों किया? प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने के लिए, ताकि उनका प्रशासन अच्छे से चल सके। अगर उन्हें कोई न्यूज देनी है केरल के अंदर तो वो आसानी से न्यूज पास कर सके। इसलिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने किसका इस्तेमाल किया? डाक का और तार का। आखिरी पॉइंट,
देश के विभिन्न भागों से कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए। भाई बंदरगाह से तो लेके जाओगे, लेकिन बंदरगाह तक कैसे आएगा? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बंदरगाह तक लाने के लिए क्या किया, सड़कें बनवा दी। क्या कर दी? सड़कें बनवा दी। ठीक है, आगे देखो, सड़कों का विकास किया। अब लास्ट में थोड़ा सा पैरा बनाना है। संक्षेप में ब्रिटिश शासन के दौरान, अगर हम निष्कर्ष के तौर पर आए तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान कुछ आधारिक संरचनात्मक परिवर्तन अवश्य किए गए। मतलब कुछ परिवर्तन हुए हैं, जैसे सड़कें बनाई, रेलवे बनाए, लेकिन किसके फायदे के लिए? देखो आगे लिखा है, परंतु वह केवल ब्रिटिश शासन के हित के लिए और भारत के शोषण के लिए। ठीक है, इसके लिए किया। समझ में आ गया होगा दोनों क्वेश्चन। रिवीजन की जरूरत है? देखो बच्चे कह रहे हैं नहीं सर अब रिवीजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये 3 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में आना चाहे तो आ सकते हैं। एग्जाम में मार्क्स के अगर नजरिए से देखें तो ये इंपॉर्टेंट मुझे तो लगते हैं। तो क्या हो गया पढ़ने में, 2 मिनट लगेंगे, देख लेते हैं। अच्छा, भारत के अंदर रेलवे बनाई तो रेलवे की शुरुआत कब हुई? रेलवे की शुरुआत हुई 1850 में। कब हुई? 1850 में, 1850 में। ठीक है, अब देखो बच्चा क्या कह रहा है। वो बच्चा कह रहा है सर हमारे बुक में तो 1853 लिखा है। ठीक है, तो ध्यान से 1853 मतलब कि 1853 वो साल था जब पहली ट्रेन चली थी। पहली ट्रेन क्या हुई थी? चली थी। तो वो साल कौन सा था? 1853। वो ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? बंबई से थाने तक। वो 1853 में चली थी। लेकिन जो शुरुआत हुई थी, अगर वो शुरुआत पूछे तो आपको 1850 बताना है। क्वेश्चन में कंफ्यूज करेगा वो आपको। वो पूछेगा भारत में रेलवे कब स्टार्ट हुई, तो आप स्टार्ट पूछेगा तो क्या लिखोगे? 1850। और अगर वो पूछेगा पहली रेल जो चली थी वो कहां से कहां तक चली थी और कब चली थी, तो कहां से कहां तक? बंबई से थाने तक चली थी। और कब चली थी? 1853 में। वेरी गुड। आगे देखो, व्यापार करने के लिए ना 1869 में मतलब 1869 में क्या किया था? व्यापार के लिए स्वेज नहर को खोल दिया था, ताकि हम स्वेज नहर के जरिए आसानी से सामान को ब्रिटेन तक ले जा सके और ब्रिटेन से यहाँ पे ला सके। तो 3 क्वेश्चन हो गए 1 1 मार्क्स के। आज तो अभी हम ऐसी चैप्टर के बीच में से कर रहे हैं। थोड़े टाइम बाद हम अपनी 1 मार्क्स की पूरी एमसीक्यू टाइप सीरीज लेके आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। ठीक है, मे भी आपको आज की क्लास का सारा समझ में आ गया होगा। एक आखिरी पार्ट रह गया हमारे फर्स्ट चैप्टर का, जिसके अंदर हम कुछ एक क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, जो हमारे कुछ एनसीईआरटी के भी होंगे और कुछ क्वेश्चन हमारे साइड के भी होंगे। ठीक है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे। क्लियर? समझ में आ गया होगा आप लोगों को। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। ठीक है, चलो बाय, नमस्कार।